लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैश फंक्शन के बारे में। ये हैश फंक्शन मैप्स ए वेरिएबल लेंथ मैसेज इनटू फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू और मैसेज डाइजेस्ट। इसमें बेसिकली एक यहाँ पर हैश फंक्शन होता है, वो आर्बिट्री लेंथ मतलब किसी भी लेंथ का इनपुट वो रिसीव कर सकता है, और उसका जो आउटपुट होगा वो फिक्स लेंथ होगा। और उसमें जो लोथेम्स यूज की जाती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए जैसे MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512। यहाँ पर इसके थ्रू हैश वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। इसको हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। स्क्रीन जो दिख रहा है इसके थ्रू बेसिकली हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फाइल, अगर इसमें अगर उसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर जिसका भी कैलकुलेट करना फाइल है, जैसे ये है यहाँ पर वर्ड की फाइल है, इसका हम हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में, आप देखिए MD5 की इस पर्टिकुलर फाइल के लिए MD5 का जो हैश वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रहा है। हाँ? तो सब दिख रहा है ना स्क्रीन? सुंदर सर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ SHA1 के लिए जो वैल्यू है यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद SHA256 के लिए वैल्यू दिया गया है, और SHA1 होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर फाइल में अगर माइनर डिफरेंसेस भी किए जाए, तो यहाँ पर जो फाइल हमने यूज किया है, अगर यहाँ पर पॉइंट में भी अगर चेंजेस किए जाए इसमें, तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम पर लगा देना है। अगर इसको सेव करके उसके बाद फिर से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर हैश वैल्यू में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा।
इसके पहले यहाँ पर लास्ट में 7 था और बाकी काफी वैल्यूज इसमें डिफरेंट थे। यहाँ पर जस्ट मैंने पॉइंट वहाँ पर ऐड किया था, उससे यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं एम्पलीफायर जैसे 7 या सबकी यहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई मैसेज है उसमें अगर माइनर चेंजेस भी अगर किया जाएगा उस केस में हैश वैल्यू में मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो कोई भी अगर मैसेज को अगर कैप्चर करता है और वहां पर अगर उसकी हैश वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा उस केस में वहां पर इजीली रिसीवर उसको अंडरस्टैंड मतलब वहां पर जो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा दोबारा उसमें डिफरेंस आ जाएगी। हैश वैल्यू बेसिकली जो एप्लीकेशन है 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट है मैसेज ऑथेंटिकेशन, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर में इसका यूज होता है, थर्ड वन पासवर्ड फाइल में इसका यूज होता है। मैसेज ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोग को। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये इसके थ्रू हैश वैल्यू के थ्रू मैसेज ऑथेंटिकेशन कैसे अचीव किया जाता है। बेसिकली मैसेज ऑथेंटिकेशन में 2 थिंग्स कवर करते हैं होते हैं। फर्स्ट ये है जो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर वो ऑथराइज है, और सेकंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पर मैसेज है, इसका हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद मैसेज एंड हैश वैल्यू को दोनों को ऐड करके उसके बाद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से इसको इंक्रिप्ट किया गया है। फाइनली उसके बाद इस पूरे वैल्यू को रिसीवर में सेंड किया गया। रिसीवर से पहले इसको डिक्रिप्ट किया, उसके बाद मैसेज का फिर से हैश वैल्यू कैलकुलेट किया और यहाँ जो सेंड किया गया हैश वैल्यू है उससे कंपेयर कर रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इट मीन्स यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के समय मैसेज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर मैसेज में अगर सिंगल बिट भी अगर मॉडिफाई हो जाएगा उस केस में हैश वैल्यू में मेजर चेंज हो जाता है। इससे वहाँ पर इजीली से कैप्चर किया जा सकता है दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। ओके सेकंड एप्लीकेशन इसका है डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ इतना गैस पहले हम डिजिटल सिग्नेचर क्या है। नॉर्मली केस में जो मैसेज ऑथेंटिकेशन होता है वो प्रोटेक्ट करता है 2 पार्टीज हु सेंड मैसेज फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। बेसिकली अगर 2 पार्टीज हैं जो मैसेज एक्सचेंज कर रही हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट करना है मैसेज को थर्ड पार्टी से उस केस में मैसेज ऑथेंटिकेशन सफिशिएंट है। However, it does not protect the 2 parties against each other. Several forms of dispute between 2 are possible. Okay, यहाँ पर इस फिगर में देखिए, अगर 2 पार्टीज को अगर थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करना हो मैसेज को उस केस में मैसेज ऑथेंटिकेशन सफिशिएंट है। बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। वो कौन सी सिचुएशन है इसमें फिगर में आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली सेंडर है रिसीवर भी है। सेंडर और रिसीवर सेम की को शेयर कर रहे हैं सीक्रेट की को, और इसके थ्रू मैसेज यहाँ पर एन्क्रिप्ट किया जा रहा है और रिसीवर हो सकता है। फर्स्ट डिस्प्यूट हो सकता है, देखिए यहाँ पर B may pose a different message and claim that it came from A। यहाँ पर जैसे B है जो रिसीवर है वो अगर चाहे तो किसी दूसरे मैसेज को ले लेगा और वहां पर एक क्लेम करेगा कि ये मैसेज जो है सेंडर के पास आएगा, और इसको प्रूव करने के लिए भी उसके पास यहाँ पर उसको प्रूव करने के लिए सिंपली बी क्या करेगा, बी would simply have to create a message and append an authentication code using the key that B and A share। बेसिकली A और B यहाँ पर देखिए सीक्रेट शेयर की शेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर B को क्लेम करना होगा कि सेंडर ने सेंड किया तो सिंपली क्या करेगा, एक मैसेज लेगा और उसके बाद जो शेयर्ड की है उसके थ्रू उसको इनक्रिप्ट कर लेगा और सिंपली क्लेम कर देगा कि मैसेज जो है सेंडर के पास आया हुआ है। उस केस में सेंडर यहाँ पर इस डिस्प्यूट में यहाँ पर सेंडर वेरीफाई नहीं कर पाएगा या यहाँ पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पाएगा कि उसने उस मैसेज को सेंड नहीं किया। और सेकंड डिस्प्यूट यह हो सकता है, ए कैन डिनाई सेंडिंग द मैसेज। यहाँ पर सेकंड डिस्प्यूट में हो सकता है कि सेंडर जो है कोई मैसेज सेंड करे और फ्यूचर में या सेंड करने के बाद
उसको डिनाई कर दे कि हमने मैसेज को सेंड नहीं किया है, ये भी पॉसिबल है इजीली। यहाँ पर देखिए, ये कैन डिनाई सेंडिंग द मैसेज बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू forward a message. There is no way to prove that it did in fact send the message. ओके, यहाँ पर इस क्लेम में बेसिकली ये होगा कि कोई मैसेज लिया, उसको जो शेयर सीक्रेट उससे यहाँ पर उसने उसको एनक्रिप्ट कर लिया है। इस केस में भी यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैसेज वहाँ सेंडर के पास आया है कि नहीं आया। इस टाइप का अगर यहाँ पर डिस्प्यूट है, इट मीन सेंडर और रिसीवर को अगर बहुत कोई दूसरे पर फेथ नहीं है, उस केस में मैसेज ऑथेंटिकेशन सफिशिएंट नहीं है। इसका एग्जांपल यहाँ पर देखो, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट सिनेरियो। An electronic fund transfer takes place and the receiver increased the amount of funds transferred and claimed that the larger amount had arrived from the sender. इसमें सिंपली क्या कि जैसे रिसीवर है, वहाँ पर कोई फंड ट्रांसफर के लिए मैसेज गया है और उसके अमाउंट को इंक्रीज कर ले रहा है और सिंपली वो क्लेम कर रहा है कि जो लार्जर अमाउंट है वो सेंडर के पास आया है। और सेकंड एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ is that an electronic mail message contains instruction to a stockbroker for the transaction that the subsequently turn out badly. The sender pretend that the message was never sent. इस केस में सेंडर ने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद सेंड करने के बाद उसको लगा कि इससे लॉस हो सकता है, तो उसने सिंपली डिनाई कर दिया कि हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। इस टाइप डिस्प्यूट को बेसिकली मैसेज ऑथेंटिकेशन स्टॉप नहीं कर सकता है। इसके लिए मैसेज ऑथेंटिकेशन से एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। Where there is not complete trust between sender and receiver, something more than authentication is needed. The most effective solution to this problem is the digital signature. The digital signature must have the following properties. First, it must verify the author and the date and time of the signature. Okay. And second property, it must authenticate the content at the time of signature. means अगर कोई सिग्नेचर कर रहा है तो उसके कंटेंट को भी वेरीफाई करना है। And third, it must be verifiable by third party to resolve dispute. और इस टाइप से डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो थर्ड पार्टी इसको सीन करके वेरीफाई कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, the signature must be a bit pattern that depend on message being signed. यहाँ पर बिट पैटर्न मतलब जो मैसेज है उसके मतलब सिंगल बिट मतलब जितने भी बिट्स हैं सब पे डिपेंड होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर अगर बिट पैटर्न अगर यूज करना हो तो यहाँ पर हैश वैल्यू का यूज किया जा सकता है। हैश वैल्यू जितने भी बिट हैं हर एक बिट का इफेक्ट उसमें पड़ता है। अगर सिंगल बिट में मॉडिफाई हो रहा है वहाँ पर हैश वैल्यू में मेजर डिफरेंस है। सेकंड है, the signature must use some information unique to the sender to prevent both forgery and denial. सेकंड प्रॉपर्टी में जो सेंडर है उसकी कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन वहां पर इंक्लूड होना मस्ट है। थर्ड, इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर। फोर्थ, इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट, it must be computationally infeasible to forge a digital signature, either by constructing a new message or an existing digital signature or by constructing a fraudulent digital signature for given message. यहाँ पर बेसिकली इस प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे अगर कोई मैसेज है जिसका डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया गया है, ऐसा पॉसिबल ना हो कि कोई दूसरा मैसेज लिया जाए और उसको इस टाइप से क्रिएट कर दें कि वो एग्जैक्ट वही डिजिटल सिग्नेचर आ जाए। इस टाइप से पॉसिबल ना हो।
It must be practical to retain a copy of digital signature in storage. इन सब प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिजिटल सिग्नेचर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर फिगर देखिए, बाहर जो है ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर राइज के थ्रू यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया जा रहा है ये वैलिड है या नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैसेज लिया गया, उस मैसेज का हैश फंक्शन के थ्रू यहाँ पर हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर सेकंड में क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, इसके थ्रू हैश वैल्यू क्रिएट किया गया। हैश वैल्यू जो है बिट पैटर्न पे बेस्ड है, जिसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर सिग्नेचर मस्ट बी बिट पैटर्न दैट डिपेंड ऑन द मैसेज बीइंग साइंड। इसके वजह से यहाँ पर हैश वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है और मैसेज के कंपेरिजन में हैश वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। और यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी जो है, द सिग्नेचर मस्ट बी यूज सम इंफॉर्मेशन इन टू सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फॉर्जरी एंड डिनायल। इसके वजह से यहाँ पर देखिए सेंडर की प्राइवेट की यूज की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट की शेयर्ड मोड में नहीं होती है, जो क्रिएट किया है उसी के पास होता है। अगर एक यूजर में डिनाई करना भी चाहेगा उस केस में इससे वेरीफाई हो सकता है कि प्राइवेट की किसकी है, उस केस में यहाँ पर डिनाई नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में जो उसको एन्क्रिप्ट किया जा रहा है सेंडर के प्राइवेट के द्वारा एन्क्रिप्ट किया जा रहा है। फाइनली यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो रही है जो मैसेज के साथ इंक्लूड करके रिसीवर एंड। अब रिसीवर एंड पे फिर से यहाँ पर मैसेज से हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया। इस हैश वैल्यू को यहाँ पर जो सेंड की गई हैश वैल्यू है इसको सबसे पहले यहाँ पर डिक्रिप्ट करेंगे पब्लिक की से और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर बोथ सेम है इट मीन यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मैसेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और फ्यूचर में सेंडर या रिसीवर इसको डिनाई भी नहीं कर सकता। ओके, किसी कोई कंफ्यूजन? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग ये बोलिए, चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। ओके, हैश फंक्शन डिजिटल सिग्नेचर में एप्लीकेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नाम में देखिए हैश फंक्शन का यूज किया गया है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। यहाँ पर मैसेज उसके बाद हैश वैल्यू प्राइवेट के दोनों को ऐड करके सेंड किया गया, रिसीवर पे वेरीफाई किया जा रहा है। फर्स्ट ये भी सिनेरियो हो सकता है या दूसरा ये हो सकता है यहाँ पर मैसेज यूज किया गया, मैसेज का हैश वैल्यू को यहाँ पर प्राइवेट के द्वारा एनक्रिप्ट किया गया और उसके बाद इन दोनों मैसेज को और हैश वैल्यू को फिर से एनक्रिप्ट किया गया। रीजन है कि फर्स्ट केस में यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं अचीव हो रही थी, मैसेज को कोई भी सेव कर सकता है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी अगर अचीव करना हो उस केस में यहाँ पर आपको फर्दर फिर से इंक्रिप्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस सेकंड सिनेरियो में देखिए, यहाँ पर सेकंड मैसेज को और हैश फंक्शन को हैश वैल्यू को ऐड करने के बाद इसको फिर से इंक्रिप्ट किया गया है। ओके, और थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है वन वे पासवर्ड फाइल।
अगर कोई कंप्यूटर है इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड किए हैं, इस केस में ये वर्क कैसे करता है, किसी कुछ आइडिया है इसके बारे में? ये सिंपल लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इसमें आप सिंपली पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड इंक्लूड करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है? किसी का आइडिया है इसके बारे में? जैसे आप सिंपली विंडोज में वहां पर अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो उस केस में सिंपली वहां पर पासवर्ड आपसे डिमांड किया जाता है, सर जब आप पासवर्ड इंटर करते हैं उसके बाद वो लॉगिन कर जाता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? किसी को नहीं आइडिया? किसी का आइडिया बताइए। कुछ तो बताइए कोई लोग, कैसे वर्क करता होगा? कुछ गेस तो कर सकते हो ना आप लोग? सपने ला बताइए कैसे वर्क करता है? सपने आवाज जा रही कि नहीं? कुछ तो गेस करके आप लोग बताइए कैसे वर्क करता होगा। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर कोई भी यूजर नेम या पासवर्ड अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर सिस्टम में एक फाइल क्रिएट होती है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड उस फाइल में वहां पर सेव कर दिया जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप जैसे इंटर करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप जब यूजर नेम, ओके, नॉर्मली केस में क्या होता है, जैसे विंडोज है या कोई भी सिस्टम है जहां पर अगर अगर यूजर नेम या पासवर्ड क्रिएट करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड की एक फाइल वहां पर विंडोज में क्रिएट हो जाती है, और जब वहां पर आप लॉगिन करते हैं, जब यूजर नेम और पासवर्ड आप इंटर करते हैं, उसको ना वहां पर मैच कराया जाता है, जो भी एंट्रीज है उसमें से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर किसी से भी अगर मैच कर जाता है, इट मीन्स आप अथराइज यूजर हो, उसको ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद वहां पर आपको लॉगिन करने की परमिशन दे देता है। तो यहाँ पर नॉर्मली केसों में अगर वो फाइल जो है, अगर वो प्लेन टेक्स्ट के रूप में रखी गई है, जैसे अगर कोई सिस्टम है जिसमें मल्टीपल यूजर के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया गया, एक फाइल में सबको वन बाय वन रखा जाएगा। अब जो भी एंट्री करना चाहेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा, और वहाँ सिस्टम उसमें वेरीफाई करेगा कि इस पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी वहाँ पर सेव है कि नहीं। अगर वहाँ पर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा तो उसको परमिशन दे देगा। लेकिन अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में अगर रखा गया है, इसमें रिस्क ये है कि ये आपका मान हार्ड डिस्क पे सेव होता है। अगर कोई भी अगर वहां पर फिजिकल सिक्योरिटी में अगर प्रॉब्लम है, उस केस में अगर कोई हार्ड डिस्क को रिमूव कर दे और उस फाइल को अगर अचीव कर ले, वहां पर वो इजिली उसको सेंड करके उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को इजिली वहां पर लॉग इन कर लेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर एंकर वे है कि जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड पेयर वहां पर स्टोर किया जा रहा है, वो डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट के रूप में न स्टोर करके उस यूजर नेम एंड पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट करके सेव करें। ओके,
नार्मली केस के पहले क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए एबीसी यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है एक्स वाई जेड। एक फाइल में सिंपली एबीसी एंड एक्स वाई जेड सिंपली वहां पर ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट मान लीजिए एक्स वाई जेड यूजर नेम है एंड एबीसी पासवर्ड है, तो उसको वहां नार्मली प्लेन टेक्स्ट के रूप में स्टोर कर देंगे। इस केस में रिस्क ये है कि अगर कोई भी उस फाइल को अगर किसी भी वे से अचीव कर जाए, उस केस में इजिली वो एंट्री कर देगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ये है, जो प्लेन टेक्स्ट में रखा जा रहा था उसको प्लेन टेक्स्ट में न रख करके यूजर नेम एंड पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट करके वहां पर सेव किया था। अब जब कोई अथराइज यूजर उस पर्टिकुलर यूजर नेम या पासवर्ड को एंट्री करेगा, उसको फिर पहले हैश वैल्यू कैलकुलेट करें और जो वहां पर स्टोर्ड हैश वैल्यू है उससे मैच करा जाए। अगर दोनों वैल्यू सेम हो रही है तो इट मीन वहां पर एग्जैक्टली वही यूजर नेम पासवर्ड वहां पर एंट्री किया जा रहा है जो अथराइज है। ओके, इस ढंग से यहाँ पर जो नार्मली प्लेन टेक्स्ट के केस में जो प्रॉब्लम थी उसको अचीव मतलब मेंटेन किया जा सकता है हैश फंक्शन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर हैश फंक्शन का ये भी एक एप्लीकेशन है, वन वेब पासवर्ड फाइल। सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर रिपीट करें इसको। संजय सर वाइस जा रही है कि नहीं? बराबर जा रही है। आप कोई रिस्पॉन्स करिए, आप लोग समझ गए कि नहीं इसको? बेटा रिस्पॉन्ड करो। स्वप्निल कहाँ है? स्वप्निल हेलो आप सर, कनेक्शन कट गया था अभी मेरा। यस ये सर, जो अभी वॉइस नहीं मैंने आ रही थी आपकी। ये जो अभी समझाया गया समझ में आया कि नहीं? सर वही मेरा कनेक्शन कट गया था, वॉइस नहीं आ रही थी तो मेरा छूट गया है। और लोग बताओ बेटा। जानवी, ज्योति, अंकित, आकाश, कोई बताओ। अतुल पांडे, जस्ट अटैच होकर के गायब तो नहीं हो गए हैं? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? आकाश सिंह, सर एक काम करिए, आप अटेंडेंस ले लीजिए अभी, तो फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। सर अपनी स्क्रीन ऑफ करिए। Okay. ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तब तक है। तो अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, अशोक कुमार, मेरी स्क्रीन दिख रही सर? मोहम्मद जिब्रान, हर्षित श्रीवास्तव, हर्षित, यस किसने कहा? हर्षित श्रीवास्तव, प्रिंस कुमार, यस सर, यस सर, ठीक है प्रिंस, ओके। आयुषी वर्मा, आयुषी वर्मा,
शशांक गुप्ता, निशांत कुमार तिवारी, आकाश सिंह, आकाश सिंह, यस सर। नीलम यादव, यस सर। संतोष कुमार गौतम, यस सर। गौरव साक्य, शिवम कुमार, यस सर। अंकित मौर्य, यस सर। सूरज कुमार गुप्ता, कात्यायनी शुक्ला, प्रेजेंट सर। ज्योति वर्मा, यस सर। प्रिया जायसवाल, यस सर। नितिन कुमार, दिव्या देवी, यस सर। अभ्युदय कौशिक, यस सर। अमित यादव, शिवम गोविंद राव, यस सर। आकाश कुमार मिश्रा, शिवम मिश्रा, मोहम्मद फैजान खान, संतोष यादव, आशुतोष सिंह, सर अमित यादव सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर अभी अचानक से। ठीक है। आशुतोष सिंह, विवेक तिवारी, स्वप्निल त्रिपाठी, यस सर। अनीश कुमार, मानसी शुक्ला, यस सर। श्रुति पांडे, यस सर। सिद्धांत कुमार गौतम, यस सर। अभिनव यादव, आनंद कुमार गौतम,
अविनाश कुमार राय, यस सर। अतुल कुमार पांडे। यस सर। ये पूछा जाता है बेटा सवाल तुम लोगों से, तो तुम लोग जवाब नहीं देते हो, कुछ समझ में आया कि नहीं? अतुल, यस सर। पूछा जाता है कि समझ में आया कि नेटवर्क सर बहुत वीक रहता है सर, बराबर से कनेक्ट नहीं होता सर, बार बार से डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट करते हैं तो सब। नेक्स्ट इमरान अहमद, दीपिका राजपूत, अंशिका विश्वकर्मा, Yes, sir. विराज सिंह, आकाश पांडे, दिवेश कुमार, यस सर। अदिति, विक्रम सिंह, जानवी सोनी, Yes, sir. त्वरित तिवारी, अब्दुल अहाद, अनिकेत मिश्रा, गौरव सुमन, अभिषेक पाठक, अजीत विश्वकर्मा, आदर्श प्रताप राव, राहुल पांडे, सर हर्षित श्रीवास्तव प्रेजेंट सर, नेट एकदम सर डिस्कनेक्ट हो गया था। विवेक तिवारी। पता नहीं क्या चल रहा है। सर हर्षित श्रीवास्तव। ठीक है सर, ओके सर जी सर। अटेंडेंस हो गई सर।
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। और नहीं आ रही? आ रही थी? हाँ अब आ रही है आ रही सर। सर? हाँ अब आ रही है। ओके सर। इस स्लाइड पर सब ये होगा ना, इसको कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? यहाँ पर जो शो किया गया बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर की जो रिक्वायरमेंट है एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर इस टाइप से क्रिएट किया जाता है और यहाँ पर इस टाइप से बेसिकली इसको वेरीफाई किया जाता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसके बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे डिजिटल सिग्नेचर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर एंड आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर। फर्स्ट है डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर। The term direct digital signature refers to a digital signature scheme that involves only the communicating party. Okay, it is assumed that the destination knows the public key of the source. Basically जो स्कीम यहाँ पर दिखाई गई है पहले फिगर में, ये एग्जांपल है बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का। इसमें ओनली सोर्स और डेस्टिनेशन इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर बेसिकली सोर्स जो है पेयर अपडेट करता है, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट की, पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर देता है, प्राइवेट की तो वो बेसिकली मैसेज को। ओके, यहाँ पर अगर फर्दर अगर सिंपली अगर प्राइवेट की द्वारा इंक्रिप्टेड है और उसको सेंड किया जा रहा है तो उस केस में इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं होती है, क्योंकि मैसेज जो है सिंपली प्लेन टेक्स्ट के रूप में जा रहा है, उसको कोई भी थर्ड पार्टी कैप्चर करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर मॉडिफिकेशन करेगा तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन से उसको वहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है, बट उसकी कॉन्फिगर अगर ये करना हो उसका फर्दर इसको सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के द्वारा यहाँ पर इसको फिर से एन्क्रिप्ट किया जा सकता है लाइक दैट। इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट जो फिगर ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पर अचीव हो रहा है पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो रही है। अब अगर कॉन्फिडेंशियलिटी भी अगर मैटर करता है उस केस में इस यहाँ पर मैसेज और जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया गया है इन दोनों को यहाँ पर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन द्वारा फर्दर कैसे यहाँ पर एन्क्रिप्ट किया गया है। ओके, और इस डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी पूरी तरह डिपेंड करती है सिक्योरिटी ऑफ सेंडर की। अगर सेंडर की प्राइवेट की कहीं से भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए उस केस में यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर कोई भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी डिपेंड करती है सेंडर प्राइवेट की। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं या कुछ इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेंडर जो है अगर कोई मैसेज सेंड किया और डिजिटल सिग्नेचर उसने क्रिएट किया और फ्यूचर में अगर उसको डिनाई करना हो वो सिंपली यही बोलेगा उसकी की जो थे वह लास्ट हो गई थी या कॉम्प्रोमाइज हो गए थे या कोई उसको वहां पर उसको लास्ट हो गया या स्टोलन, मतलब कोई उसको किसी भी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। उस केस में इजीली वहां पर वो डिनाई कर देगा कि इस मैसेज को हमने नहीं सेंड किया था, जिसने इसकी को वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया था उसने उस की का यूज करके पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया है। इस प्रॉब्लम को कुछ लेवल तक मैनेज करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का यूज किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जस्ट ये रोल होगा जैसे अगर कोई किसी भी सेंडर की अगर प्राइवेट की अगर लास्ट होती है वो सिंपली वहां पर तुरंत वहां पर उसको इन्फॉर्म करे किस टाइम पे उसकी की को लास्ट हुई है, तो उसके बाद जितने भी डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किए जाएंगे उस की के थ्रू वो सारे फॉर्ज बन जाएंगे। ओके, इस केस में भी कुछ एंड्रॉइड टाइप के थ्रेड्स हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि प्राइवेट की एक्चुअल में स्टोर मतलब कोई भी उसको चुरा लिया और उसके बाद वहां पर
इमेजिन करिए कि यहाँ पर टाइम टी पे यक्स ने किसी भी एंकर की प्राइवेट की कोई स्टोरेज कर दिया। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, अपोनेंट क्या करेगा, वो डिजिटल सिग्नेचर जो वहां पर क्रिएट करेगा टी से पहले या टी के इक्वल टाइम से, उसको अगर साइन कर देगा तो यहाँ पर अगर वो यही माना जाएगा कि जिसकी प्राइवेट की है उसी के द्वारा ही डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया गया है। इमेजिन करिए जैसे कोई भी है, उसका 10 AM पे उसकी प्राइवेट की लास्ट हुई। ओके, और जो अपोनेंट है जिसने उसको वहां पर मतलब जिसके पास पहुंची है कि वो क्या करेगा, या तो 10 AM में एग्जैक्टली टाइम कर देगा जिसमें डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करेगा, या 10 AM से पहले टाइम कर देगा। उस केस में यही माना जाएगा कि जो यूजर था उसने ही उस पर्टिकुलर मैसेज का डिजिटल सिग्नेचर किया। ओके, इस टाइप की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए बेसिकली आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जा सकता है। आर्बिट्रेटेड डिजिटल सिग्नेचर में बेसिकली यहाँ पर जैसे इसमें डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में जस्ट सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी। कोई भी मैसेज जो सेंड होगा तो थर्ड पार्टी जो कि जिसपे वो सेंडर और रिसीवर बहुत जिस पर बिलीव करते हैं, बस पहले उस मैसेज को आर्बिट्रेटर के पास सेंड किया जाएगा, फिर आर्बिट्रेटर उसको वेरीफाई करेगा, उसके पास रिसीवर के पास सेंड करेगा। अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस केस में आर्बिट्रेटर उस मैसेज को वहाँ पर सेंड करके इजीली वेरीफाई कर देगा कि यहाँ पर एक्चुअल में किसने सेंड किया है। ओके, और अनदर टेक्निक्स भी कुछ हैं, जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक फॉर डीलिंग विद दिस स्टेट इज द यूज ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल अथॉरिटी। इसके थ्रू भी इसको मैनेज किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, the National Institute of Standards and Technology has published Federal Information Processing Standard FIPS 186 known as a digital signature standard। यहाँ देखिए, यहाँ पर RSA अप्रोच भी शो किया गया है और DSS अप्रोच। RSA अप्रोच का बेसिकली यहाँ पर आपका डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए भी यूज हो सकता है, प्लस मैसेज इंक्रिप्शन के लिए भी यूज हो सकता है। अगर यहाँ पर प्राइवेट के द्वारा अगर इसको इंक्रिप्ट किया जा रहा है, अगर मैसेज को पब्लिक के द्वारा इंक्रिप्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर इंक्रिप्शन पर्पज से यूज हो जाएगा, और अगर प्राइवेट के द्वारा इंक्रिप्ट किया जा रहा है ये डिजिटल सिग्नेचर पर्पज से यूज हो जाएगा। RSA अप्रोच का बोथ केसेस में यूज किया जा सकता है, इंक्रिप्शन पर्पज एंड डिजिटल सिग्नेचर पर्पज। बट DSS अप्रोच जो है जस्ट ये डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए ही यूज होता है। यहाँ पर इस फिगर में देखिए DSS अप्रोच कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखिए सिंपली मैसेज है, अगर यहाँ पर DSS अप्रोच अप्लाई करना हो तो मैसेज का सबसे पहले हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पर सेंडर साइड में सेंडर साइड फंक्शन होता है साइनिंग, रिसीवर साइड फंक्शन है वेरीफाइंग। यहाँ पर दिख रहा है कैसे वर्क करता है और वेरीफाइंग पे कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इस सेंटर साइड में जो फंक्शन है साइनिंग, इसमें जो इनपुट रिसीव कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहला तो मैसेज का हैश वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर एज इनपुट सेंड किया जा रहा है। सेकंड यहाँ पर के यूज किया जा रहा है। के जो है बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर है जो रैंडमली जनरेट किया गया है। ओके, और यहाँ पर PRA इसमें यहाँ पर सेंडर की प्राइवेट की। ओके, और सेकंड है यहाँ पर PUG, ये बेसिकली ग्लोबल, यहाँ पर देखिए set of parameter known to group of communicating principals, we consider this set to constitute as a global public key। यहाँ पर जो फोर्थ इनपुट है वो ग्लोबल पब्लिक की है यूजिंग। इन सब के थ्रू जो इसका आउटपुट आएगा, इसमें जो आउटपुट में आएगा बेसिकली 2 वैल्यू जाएंगे, वन है R कंपोनेंट एंड सेकंड है यस कंपोनेंट।
यहाँ पर मैसेज के साथ आर कंपोनेंट एंड एस कंपोनेंट बोथ को ऐड करके रिसीवर एंड पे सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए रिसीवर एंड पे मैसेज है, एस कंपोनेंट है एंड आर कंपोनेंट है। अब रिसीवर उसको वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर मैसेज से सबसे पहले हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसको एज ए इनपुट वेरीफाइंग फंक्शन में सेंड करेगा। उसके बाद आर कंपोनेंट एंड एस कंपोनेंट इनको भी एज ए इनपुट यहाँ सेंड होगा। और यहाँ पर जो प्राइवेट की यूज की गई थी इसके करेस्पॉन्डेंस जो पब्लिक की होगी उसका भी यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर पीयूजी ग्लोबल पब्लिक की जो यहाँ पर यूज किया गया था वो सेंडर और रिसीवर बोथ के द्वारा शेयर किया जाएगा और वो भी यहाँ पर एज ए इनपुट यहाँ पर सेंड किया जाएगा। अब इसका आउटपुट जो आएगा अगर वो आर कंपोनेंट के इक्विवेलेंट अगर आ जाता है इन सब वैल्यूज के साथ, यहाँ पर इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा अगर वो आर कंपोनेंट जो कि सेंडर द्वारा सेंड किया गया अगर इसके इक्विवेलेंट आ जाता है इट मींस सिग्नेचर यहाँ पर वैलिड है। अगर वो उसके इक्विवेलेंट नहीं आता है तो सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है अप्रोच में? नो सर। इसका डिटेल्स इसकी फंक्शनिंग कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर मैंने पीपीटी में दे दिया है। अगर किसी को अगर इसको डिटेल देखना तो देख सकता है, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। यहाँ पर इतनी डीप की जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी किया जाता है। फर्स्ट है पीजीपी एंड सेकंड है एसएमएस। ओके, पीजीपी प्रिटी गुड प्राइवेसी एंड सेकंड है एसएमएस सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, इन बोथ के थ्रू ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीजीपी के बारे में। पीजीपी इज एन ओपन सोर्स freely available software package for email security. Okay, it provides authentication through the use of digital signature. यहाँ पर पीजीपी में बेसिकली जो भी वेल नोन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं सबको मतलब जो बेटर है उनका यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर ईमेल की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर रहे हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सिमेट्रिक ब्लॉक एन्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का यूज किया जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। एंड कंप्रेशन के लिए जिप एल्गोरिथम का यूज होगा एंड ईमेल कंपैटिबिलिटी यूजिंग द रेडिक्स 64 एन्कोडिंग स्कीम। Notations. Most of the notation used in PGP and SMIME has been used before, but a few terms are new. Okay, यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी बता जा चुका है जैसे कि ये बेसिकली सेशन की यूज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज किया जाता है तो वहाँ पर बेसिकली केएस सिंबल यूज करते हैं। एंड पीआरए इसको ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि अगर प्राइवेट की का यूज किया जा रहा हो तो उस केस में जो सिंबल यूज करते हैं पीआरए का यूज करते हैं। एंड पब्लिक की केस में पीयूए एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन को यहाँ पर कनोटेशन है ईपी, पब्लिक की डिक्रिप्शन डीपी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ईसी, सिमेट्रिक डिक्रिप्शन डीसी एंड हैश फंक्शन एच, कंकैटिनेशन डबल लाइन and Z for compression using zip algorithm and RS64 conversion to Radix 64 ASCII format. Okay, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखिए बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है
यहाँ पर 4 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पहला यहाँ पर कंप्रेशन एंड कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए सेंडर क्रिएट ए मैसेज। सेकंड स्टेप SHA-1 is used to generate a 160-bit hash code after message। इसके पहले भी आप यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इन एल्गोरिथम्स का यूज किया जा सकता है। यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है इसमें इसका जो ब्लॉक साइज आएगा या मैसेज की साइज, इसका जो आउटपुट आएगा 160 बिट होगा। ओके, SHA-1 is used to generate a 160-bit hash code after message. And third, the hash code is encrypted with RSA using the sender's private key, and the result is appended to the message. Okay. Fourth step, the receiver uses RSA with the sender's public key to decrypt and recover the hash code. Fifth step, the receiver generates a new hash code for the message and compares it with the decrypted hash code. If the two match, the message is accepted and authenticated. इसको फिगर के थ्रू स्टेप्स होगा। यहाँ पर फिगर में देखिए जो स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पर सेंडर यहाँ पर मैसेज को जनरेट कर रहा है, उसके बाद इस मैसेज का हैश वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंट किया हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जो हैश वैल्यू है उसको यहाँ पर इनक्रिप्ट किया जा रहा है। ये यूज किया गया था बेसिकली यहाँ पर देखिए पब्लिक के इनक्रिप्शन के लिए। यहाँ पर इस स्टेप में यहाँ पर देखिए पब्लिक की इनक्रिप्शन परफॉर्म किया जा रहा है। पब्लिक इनक्रिप्शन वाया प्राइवेट की। यहाँ पर देखिए प्राइवेट की का सिंबल यूज किया गया है PRA। इट मीन्स यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले सेंडर जो है पेयर आपकी जनरेट किया है पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर दिया, प्राइवेट की को अपने पास रखा है। यहाँ पर उस प्राइवेट की का यूज करके डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर रहा है। ओके, उसका मैसेज और ये डिजिटल सिग्नेचर बोथ को ऐड किया गया है। उसका नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली जेट सैंपल यूज किया गया है, बेसिकली कंप्रेशन यूजिंग डीप एल्गोरिथम। यहाँ पर जो भी मैसेज आया है इसको यहाँ पर कंप्रेस किया गया है। उसके बाद सेंडर एंड पे सब लास्ट में यहाँ पर देखिए सेंडर एंड पे इनक्रिप्ट किया गया, कंप्रेस किया गया। रिसीवर एंड पे सबसे पहले यहाँ पर डीकंप्रेस करेंगे। डीकंप्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पर जेड इनवर्स का यूज किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो ओरिजिनल मैसेज है वो रिसीव हो जाएगा। मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर, मैसेज का हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया और जो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सेंड किया गया है उसका यहाँ पर डिक्रिप्शन परफॉर्म किया गया पब्लिक की के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को मैच कराया जा रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यू जगह सेम आती है इट मीन्स यहाँ पर जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो ऑथेंटिक मैसेज है। ओके, सर सर जो यहाँ जेट नेगेटिव में है इसका क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब कंप्रेशन जो है जेट वो डीकंप्रेशन किया जा रहा है उसका जैसे कंप्रेस उसका जस्ट रिवर्स के लिए यूज किया जा रहा है उसका। तो जेट यहाँ पर बेसिकली कंप्रेशन के लिए यूज हुआ है, वहाँ पर उस मैसेज को डीकंप्रेस किया गया है। ओके सर। और किसी कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? सेकंड फिगर जो है इसको आप लोग ठीक से देखिए, समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है?
विजिबल है ना फिगर? यस सर, विजिबल है सर। ओके। यस सर। इसमें क्या हो रहा है तो जल्दी समझिए, और इसमें चैट बॉक्स का इसमें कर दीजिए। इसमें ऑथेंटिकेशन अचीव हो रहा है कि नहीं, और दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है कि नहीं। इस फिगर को ठीक देखिए, उसका रिप्लाई करिए। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप लोग जल्दी करिए। किसी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? सेकंड फिगर में ऑथेंटिकेशन अचीव होगा कि नहीं, इसका रिप्लाई करिए जल्दी। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोग रिप्लाई तो करिए।
ओके ठीक है, देखिए यहाँ पर तो पहले यहाँ पर मैसेज लिया गया है, मैसेज को उसके बाद यहाँ पर जेट का यूज किया गया। जेट मीन्स यहाँ पर मैसेज को पहले कंप्रेस किया गया है इसमें। उसके बाद ईसी, ईसी किसके लिए यूज किया गया था? देखिए ईसी मतलब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। यहाँ पर थर्ड थर्ड स्टेप पे बेसिकली यहाँ पर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किया जा रहा है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पर जो की शेयर की गई है सीक्रेट की, उसके थ्रू जो कंप्रेस्ड मैसेज है उसका इंक्रिप्शन किया गया है। बेसिकली यहाँ पर की को शेयर नहीं किया गया है अभी, बट यहाँ पर इंक्रिप्शन किया जा रहा है सीक्रेट की के द्वारा। अब इस जो की है सीक्रेट की है, इसको रिसीवर इन तक सेंड करना है। तो नॉर्मली केस में क्या होता है, अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज किया जा रहा है उस केस में कन्वर्सेशन से पहले सेंडर और रिसीवर की को शेयर करते हैं, बट इस केस में की ऑलरेडी शेयर नहीं है। यहाँ पर सीक्रेट की के थ्रू बेसिकली इंक्रिप्शन किया गया, उसके बाद की को यहाँ पर इनको सेंड करना है। की को सेंड करने के लिए यहाँ पर पब्लिक की इंक्रिप्शन का भी यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर की है, की के थ्रू इंक्रिप्शन किया जा रहा है और इस की को फिर से इंक्रिप्ट किया जा रहा है ओनली की को पब्लिक की इंक्रिप्शन के थ्रू। और ये पब्लिक की किसकी है? PUB, मतलब यूजर बी की पब्लिक की द्वारा यहाँ पर सेशन की सीक्रेट की को इंक्रिप्ट किया गया है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नॉर्मली केस में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन उस समय परफॉर्म किया जाता है जब सेंडर और रिसीवर वो शेयर की को शेयर कर लेते हैं, लेकिन इस केस में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन परफॉर्म किया गया है बट की अभी तक शेयर नहीं है। इस केस में यहाँ पर की को शेयर करना है रिसीवर के थ्रू। यहाँ पर पहले इंक्रिप्ट किया गया, उसके बाद की को रिसीवर के पब्लिक की के द्वारा इसको इंक्रिप्ट किया जा रहा है। इंक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पर जो इंक्रिप्टेड मैसेज था उसको प्लस जो की को इंक्रिप्ट किया गया है, इन दोनों को एक साथ ऐड किया गया है। उसके बाद रिसीवर इंक्रिप्शन किया गया। अब रिसीवर पर जो रिसीव हो रहा है बेसिकली यहाँ पर इंक्रिप्टेड मैसेज है प्लस इंक्रिप्टेड की है। देखिए यहाँ पर जो सैंपल यूज किया गया है EPUBKS, मतलब यहाँ पर जो सीक्रेट की है उसको पब्लिक की के द्वारा इंक्रिप्ट किया गया है। ओके, अब पब्लिक की अगर रिसीव करना है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले डिक्रिप्शन परफॉर्म करना होगा। डिक्रिप्शन ओनली वही परफॉर्म कर पाएगा जिसके पास उस पब्लिक की के करस्पॉन्डेंस जो प्राइवेट की है जिसके पास होगी। यहाँ पर रिसीवर के पास प्राइवेट की है, उस प्राइवेट की के थ्रू सबसे पहले यहाँ पर डिक्रिप्शन परफॉर्म किया। डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर जो सीक्रेट की थी वो यहाँ पर रिसीव होगी। अब उस सीक्रेट की के थ्रू जो यहाँ पर इंक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर उसके बाद जो मैसेज रिसीव होगा वो बेसिकली कंप्रेस्ड मैसेज है। उस कंप्रेस्ड मैसेज को फिर से यहाँ पर डिकम्प्रेस किया गया, फिर ओरिजिनल मैसेज यहाँ पर रिसीवर को रिसीव होगा। ओके, इस केस में ओनली यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होगी क्योंकि यहाँ पर जो रिसीवर की प्राइवेट की है वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं है, तो की को वहां से रिकवर नहीं कर पाएगा और की को रिकवर नहीं कर पाएगा, इस मैसेज को सेंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। अगर बोथ को यहाँ पर अगर अचीव कराना हो ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, सेकंड केस में कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। अगर बोथ को साथ में चाहिए ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पर इस जो थर्ड फिगर है इस ढंग से इसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मैसेज लिया गया है, उसका हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, उस हैश वैल्यू को यहाँ पर सेंडर की प्राइवेट की के थ्रू इंक्रिप्ट किया गया है। इसमें यहाँ पर रजिस्टर सिग्नेचर क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद जो मैसेज है इन दोनों को ऐड किया गया और इस जो फाइनल इसका आउटपुट आया उसको कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस करने के बाद जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू, जो सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज किया गया था, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है बट की ऑलरेडी शेयर्ड नहीं है। उसके इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिमेट्रिक इंक्रिप्शन परफॉर्म किया गया और जो भी सीक्रेट शेयर की है उसको
रिसीवर के पब्लिक की के थ्रू यहाँ पर फिर से इंक्रिप्ट किया गया और इन दोनों को ऐड किया गया। उसके बाद रिसीवर एंड पे सेंड किया गया। ओके, रिसीवर एंड पे जो रिसीव हो रहा है बेसिकली जो सीक्रेट शेयर की है इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो रिसीव हो रहा है, प्लस यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज रिसीव हो रहा है। जो की है जो इनक्रिप्टेड है उसको अगर डिक्रिप्ट करना हो यहाँ पर प्राइवेट की रिक्वायरमेंट है जो कि रिसीवर के पास है। बस पहले वो वहां से की को रिसीव करेगा, देखिए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट करेगा, फिर यहाँ पर डिकम्प्रेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद जो मैसेज यहाँ पर रिसीव होगा एक्चुअल मैसेज रिसीव होगा प्लस इनक्रिप्टेड हैश वैल्यू, इट मींस डिजिटल सिग्नेचर भी रिसीव हो रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर सेंड किया गया था। उसके बाद जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है इसलिए पब्लिक की के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर मैसेज का हैश वैल्यू कैलकुलेट किया गया। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इट मींस यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। नहीं, उस केस में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अचीव हो रहा है अगर ये दोनों सेम रहते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए अचीव होगी क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट शेयर की का यूज किया गया और सीक्रेट की शेयर की जो बेसिकली किसी थर्ड पार्टी के पास पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन बहुत अचीव है। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस तीनों फिगर में तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम इस फिगर से? बाकी लोग सब गए सर। जो फर्स्ट ईयर वाले इसमें जुड़े हैं कि इन लोग को प्रॉब्लम लोग को थर्ड ईयर वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि और नहीं आ रही है सर भाई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी तीनों फिगर एक्सप्लेन किए गए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें जो रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स में इसके अकॉर्डिंग सबको समझ में आ गया है। So students, that's all for today. We will meet again tomorrow. Okay, thank you all. थैंक यू सर।